Dear student, today I deliver a lecture on the topic sowing and their methods. Sowing किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहले जानेंगे sowing यानी कि बुआई। इसके पहले सीड क्या है उसके बारे में जाने थे, अब जानेंगे कि sowing क्या है यानी कि बुआई। Sowing is the process of putting the seeds into the soil for growing crops. यानी कि यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड को पुट करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर पुट करते हैं। किसके लिए पुट करते हैं? क्रॉप को ग्रो करने के लिए, फसल को उगाने के लिए जो है हम सीड को रखते हैं जब सॉइल के अंदर, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सोइंग बोलते हैं। ठीक है, सोइंग यानी कि बुआई। सोइंग इज डन मैनुअली यूजिंग मैकेनिकल टूल्स और इक्विपमेंट्स लाइक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक टूल्स होता है, इक्विपमेंट है, जिसकी सहायता से हम जो है बुआई की प्रक्रिया को करते हैं, सीड प्लेसमेंट का काम करते हैं या पुटिंग ऑफ सीड का काम करते हैं। सीड ड्रिल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे फर्टी कम सीड ड्रिल, सीड टिल कम सीड ड्रिल, तीन टाइप के होते हैं। सीड ड्रिल हो गया, फर्टी कम सीड ड्रिल हो गया, इसके बाद टिल कम सीड ड्रिल, यानी कि एक जो है ड्रिल पहले जो है मिट्टी को तोड़ेगा, इसके बाद सीड को प्लेस करेगा। दूसरा जो है मिट्टी को जो हम पहले से क्या करते हैं, फरो बनाते हैं, इसके बाद उसमें जो है केवल वो सीड प्लेस करेगा। और तीसरा जो होता है फर्टिलाइज, उसमें जो है नाली भी बनाएगा, यानी कि रो भी बनाता जाएगा कूड़, और कूड़ के सहारे जो फिर जो है फर्टिलाइजर प्लेस करेगा सीड के नीचे। इसके बाद फिर जो है ऊपर से सीड डालेगा, फिर मिट्टी से उसको ढकते हुए जाएगा, तो फर्टी सीड कम ड्रिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए सोइंग जान गए कि बुआई क्या होती है, कि बीज को ही जो है सॉइल में रखना ही सोइंग कहलाता है। ठीक ना, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आगे देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गुड स्टैंड इज द इसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर अटेनिंग हाई यील्ड्स। यानी कि बुआई की ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, बुआई की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि बुआई से पहले हमें जो है यह देखना है कि जिस भी सीड को हम सोइंग करने जा रहे हैं वो वहाँ पे अच्छी तरह जो है वहाँ पे सरवाइव करे। इसके लिए जो है कई सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती है पहले, सोइंग के पहले। तो प्री रिक्विजिट, पहले हम जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है करनी, जैसे सीड बेड प्रिपरेशन करना होगा, और डेप्थ निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने डेप्थ तक हमें जो है सोइंग करना है, उस हिसाब से टिलेज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेथड्स ऑफ सोइंग का क्या मेथड्स है, और सोइंग के पहले सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ये चार चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सोइंग से पहले की। इसलिए जो है सबसे पहले सीड बेड प्रिपरेशन में देखिए क्या है, पहला कि दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट क्रॉप्स, यानी कि किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें जो है सीड बेड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब सीड बेड प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है आप टीलेज करेंगे। ठीक है, टीलेज करेंगे, हैरोइंग करेंगे। इसके बाद फिर जो है जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, प्लोइंग के साथ साथ प्लांकिंग भी करते रहेंगे, यानी कि पाटा लगाते रहेंगे जुताई के साथ साथ, तो मिट्टी जो है एकदम भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद फिर सीड बेड प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, तो ये क्या है, सीड बेड प्रिपरेशन पहला ऑपरेशन है। ठीक है, क्रॉप को स्थापित करने के लिए। इसके बाद जनरली फील्ड इज प्लोड, इसके बाद हैरोड, एंड देन फाइन सीड बेड इज प्रिपेयर्ड। हम पहले प्लोइंग करेंगे, इसके बाद उसकी हैरोइंग भी करेंगे, फिर बाद में जो है फाइन सीड बेड तैयार हो जाता है। ठीक, इसके बाद
जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा फाइन सीड बेड, इसके बाद तब जाके जो है सोइंग ऑफ क्रॉप की सोइंग करेंगे। तो फील्ड प्रिपरेशन एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल, सोइंग बाय सीड ड्रिल इज द मोस्ट कॉमन मेथड्स फॉर हाई यील्ड्स। अगर अच्छी उपज लेना है तो हमें जो है फील्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फील्ड बेड प्रिपरेशन कर लिए हैं, उसके बाद फिर सोइंग करना है। तो सोइंग अगर सीड ड्रिल से करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। और अब सीड ड्रिल से अगर कर रहे हैं सोइंग तो क्या होगा कि हाई यील्ड्स, ये मान के चला जाता है कि हाई यील्ड मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि सीड ड्रिल में जो है प्रॉपर एडजस्ट करके हम स्पेसिंग निर्धारित करते हैं, यानी कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, ये जो उसमें मेंटेन रहता है सीड ड्रिल में। साथ ही कितने डेप्थ पे हमें सोइंग करना है ये भी जो है सीड ड्रिल में मेंटेन किया जाता है। और उस हिसाब से फिर जो है एक प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन उस एरिया में मिलता है। अगर अच्छा पौधों की संख्या नहीं रहेगी खेत में तो क्या होगा कि यील्ड की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, तो सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है। सीड बेड प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले फील्ड को प्लो करते हैं, हारोइंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद सीड बेड तैयार होता है। लेकिन ये तो जनरली हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन इसके बाद अगर आप लैंड से हैं, अगर ऊपरी भूमि है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऊपरी भूमि है तो वहाँ पे कैसे आप जो है सीड बेड प्रिपेयर करेंगे या कैसे सोइंग वहाँ पे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम डीप टिलेज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है। साथ ही साथ वहाँ पे डीप फ्लोइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गहरी जुताई के लिए मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है, मिट्टी भी उसमें, मिट्टी में नमी भी ज़रूरी है। इसलिए वहाँ पे जो है सबसे बेस्ट होता है कि हम जीरो टिलेज करें। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमें सीड रखना है वहीं, या सीड की बुआई जहाँ करनी है, हमें बीज की बुआई जहाँ करनी है वहीं पे केवल जो है हम टिलेज करेंगे, वहीं पे केवल जो है हम डिबल्ड करेंगे या टिल करेंगे या खुदाई वहाँ पे ही करेंगे। ठीक है, और सीड प्लेस कर देंगे, इसके बाद ढक देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं अपलैंड में स्ट्रिप ड्रिल यूज करते हैं, टूल्स हैं, या फिर स्ट्रिप टिल ड्रिल। यानी कि स्ट्रिप ड्रिल जो है क्या करता है कि केवल वहाँ पे जो है जहाँ पे बुआई करना वहीं पे वो ड्रिल करेगा। इसके बाद उसमें आप जो है सीड जो प्लेस कर सकते हैं। स्ट्रिप टिल ड्रिल है जो दोनों काम करता है साथ साथ। ठीक है, इसके बाद इन्हीं अपलैंड में ही हम जो है मिनिमम टिलेज भी कर सकते हैं। देखिए, जीरो टिलेज कर सकते हैं, इसके बाद मिनिमम टिलेज भी कर सकते हैं, यानी कम से कम जुताई करेंगे तो मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी वहाँ की। तो वो जो है जब फसल की नीड्स होगी तो वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे अपना मॉइस्चर लेता रहेगा। ठीक है, फ्लोइंग में काफ़ी मॉइस्चर की कमी हो जाती है, इसलिए जो है अपलैंड्स में मिनिमम टिलेज किया जाता है। मिनिमम टिलेज एंड सोइंग किया जाता है। ठीक है ना, किसके सहारे, विथ सीड ड्रिल के सहारे। इसके बाद अपलैंड है तो वहाँ पे जो है मिनिमम टिलेज भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो आप ब्रॉडकास्टिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो डेप्थ अलग अलग हो जाता है वहाँ पे सीड का, कोई 2 सेंटीमीटर गहराई पे आ गया, कोई 5 सेंटीमीटर की गहराई पे आ गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कभी कभी रेन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो अगर नीचे वाला सड़ भी जाता है तो ऊपर वाला जो है जर्मिनेट कर जाएगा। अगर पानी की कमी भी रहती है तो ऊपर वाला अगर नहीं जर्मिनेट कर पाया या जर्मिनेशन की तुरंत बाद ही जो है वो नष्ट हो गया या मर गया मॉइस्चर की कमी से, तो जो ज़्यादा गहराई पे जो सीड प्लेस हुआ है वो जो है प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर पाता रहेगा और ग्रो करेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग भी अच्छा मेथड होता है अपलैंड एरिया में, जहाँ पे ऊंची भूमि है वहाँ के लिए। ठीक है, इसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन देखिए अलग अलग, जैसे कि जितने भी सीरियल्स हैं उन सभी में तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर राइस है जिसमें ट्रांसप्लांटिंग करना है तो उसके लिए अलग मेथड हो जाएगा सीड बेड में। तो सीड बेड में क्या करते हैं कि हमें पडलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पडलिंग करना पड़ेगा, पडलिंग करके फिर उसमें सीड जो स्प्राउटेड सीड होते हैं, अंकुरित जो बीज हैं धान के, उसको आप जो है पडलिंग करने के बाद उसमें रो बाय रो छीट सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करके कर सकते हैं, यानी कि पडलिंग प्लस
ब्रॉडकास्टिंग के सारे राइज में कर सकते हैं, या फिर पॉडलिंग प्लस ट्रांसप्लांटेड, पॉडलिंग करने के बाद फिर जो है ट्रांसप्लांटिंग आप कर सकते हैं पौधों को, सीडलिंग्स को, ठीक है। तो ये सोइंग है। और सोइंग के जो सोइंग से पहले क्या करते हैं इसके बारे में कितने टॉपिक हैं, सीड बेड प्रिपरेशन है, कितने डेप्थ पे करना है वो है, मेथड्स ऑफ सोइंग और सीड ट्रीटमेंट। तो इन सभी के बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सीड बेड प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद जो है डेप्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीड बेड प्रिपरेशन के बाद जो है दूसरा फैक्टर है हमारा रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। अगर आप बुआई कर भी दे रहे हैं तो क्या वो जर्मिनेशन करेगा कि नहीं करेगा ठीक से, तो इसकी भी पुष्टि करनी जरूरी है, इसकी भी जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को प्रभावित कर रहे हैं, अंकुरण को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर का होना जरूरी है, मृदा नमी का होना जरूरी है। इसके बाद टेम्परेचर, तापमान सही होना चाहिए, एंड सॉइल फिजिकल कंडीशंस, सॉइल फिजिकल कंडीशंस, ये तीनों चीज़ें अगर अच्छा है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर सही नहीं है तो भी क्या होगा, अगर सही नहीं है तो सोइंग करके भी क्या फ़ायदा, वो ठीक से जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। और ये प्रॉपर अगर तीनों चीज़ें सही है तो आपका जर्मिनेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक ना। क्या लिखा है यहाँ पे, फिजिकल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड इमरजेंस ऑफ सीडलिंग्स। यानी कि सीड का जर्मिनेशन के लिए ये कंडीशन सही होनी चाहिए, और इमरजेंस के लिए भी, जो पौधा है पौधा बनने के लिए भी, इमरजेंस के बाद पौधा बनेगा तो पौधे बनने के लिए भी जो है ये कंडीशन होनी चाहिए सही। अब सॉइल मॉइस्चर में क्या है, सॉइल मॉइस्चर इन द रेंज ऑफ 50% अवेलेबल मॉइस्चर टू fill capacity is sufficient to ensure good germination of seeds, though 80% soil moisture to fill capacity gives best germination। अब देखिए मॉइस्चर कैसा होना चाहिए ये बताया गया है इसमें कि अगर वो जो है रेंज में 50%, देखिए फिर यहाँ पे दिया फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी से लेकर फील्ड कैपेसिटी से 50% जो है अगर अवेलेबल है मॉइस्चर तो वो जो है पर्याप्त मात्रा है नमी की, और जर्मिनेशन अंकुरण अच्छे से हो जाएगा। और फील्ड कैपेसिटी का 80% है तो जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। इसमें ये बातें बताई गई है। अब आप लोगों को लग रहा है कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है। तो फील्ड कैपेसिटी मेजर करने के लिए एक जो है फार्मूला होता है, एक प्रोसेस भी होता है, लेकिन अभी पूरी डिटेल में तो नहीं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि फील्ड कैपेसिटी क्या है। तो फील्ड कैपेसिटी जो है, अगर मान लीजिए कि फील्ड कैपेसिटी मेजर करना है तो आपको जो है, जैसे आप एक किसी क्यारी को या प्लॉट को आप इरिगेट करते हैं तो इरिगेट जब कर लेते हैं उसके 24 घंटे बाद जब आप वहाँ का मृदा उठा के देखेंगे, सॉइल उठा कर देखेंगे, तो वो जो कंडीशन आएगी 24 घंटे बाद की, उस समय क्या कंडीशन आएगी कि मिट्टी जो है अच्छे से पानी को सोख लेगी, ठीक है, एकदम अच्छे से वो जो है कंजर्व कर लेगी, ठीक ना, या उसको जो है अडॉप्ट कर लेगी, अच्छे से सोख लेगी। और उसको फिर जो हम मेजर करते हैं प्रयोगशाला में ले जाके कि कितने परसेंट जो है कितने परसेंट उसमें मॉइस्चर है, तो 22%, 50% ऐसे रहता है मॉइस्चर, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा जो है जर्मिनेशन होता है और ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो फील्ड कैपेसिटी पे अगर आप करेंगे तो क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी में बहुत गीला होता है, ठीक है। 24 घंटे अगर इरिगेशन देने के बाद, सिंचाई देने के बाद 24 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद आप देखेंगे तब भी बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ठीक है। तो वो 100% अवेलेबल मॉइस्चर कहलाता है। जो फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि 100% मॉइस्चर है उस सॉइल में। तो फील्ड कैपेसिटी का जब 50% रहे तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर 80% है यानी कि 20% पानी जो है लॉस हो गया है और 80% अवेलेबल मॉइस्चर है, इसका मतलब कि
बहुत अच्छा मॉइस्चर है, जर्मिनेशन वहाँ पे अच्छा हो जाएगा और इमरजेंस भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये रही बात सॉइल मॉइस्चर की, मृदा नमी की। दूसरा है फैक्टर सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि सॉइल टेम्परेचर भी जर्मिनेशन को प्रभावित करता है। तो सॉइल टेम्परेचर देखिए, सॉइल टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस फॉर टेम्परेट क्रॉप्स एंड 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ट्रॉपिकल क्रॉप्स। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान अगर रहेगा तो वहाँ पे ये देखिए मिनिमम टेम्परेचर है, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस ये मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम जो है अगर टेम्परेट क्रॉप्स हैं, टेम्परेट क्रॉप्स का मतलब ये है कि जो ठंडे इन्वायरमेंट में फसल उगने वाली है, ऐसी क्रॉप्स को जो है टेम्परेट क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे रबी सीजन की क्रॉप्स मान लीजिए तो टेम्परेट में आएगी, तो 10 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है तो जर्मिनेशन जो है हो नहीं पाएगा ठीक से। तो कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या इससे ज़्यादा रहेगा तब भी जर्मिनेशन हो जाएगा। और ट्रॉपिकल क्रॉप्स यानी कि खरीफ की क्रॉप्स हो गई, तो उस ट्रॉपिकल क्रॉप्स में क्या होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर जर्मिनेशन के समय। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। ये सॉइल टेम्परेचर की बात है। इसके बाद जो है, इसके बाद फ्राइबल सॉइल विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स इज नीडेड फॉर गुड इमरजेंस ऑफ सीडलिंग्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही फ्राइबल सॉइल, यानी कि मिट्टी भुरभुरी रहेगी, ठीक है, भुरभुरी कंडीशन में रहेगी, अच्छी रहेगी, तो क्या होगा कि यह गुड जर्मिनेशन इससे होगा, ठीक है। जर्मिनेशन जो सीडलिंग का वो जो है अच्छा होगा बिना किसी बाधा का। ये देखिए लिखा है विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स, यानी कि इम्पेडिमेंट्स यानी बाधा, तो विदाउट किसी बाधा के जो है वो क्या, बिना किसी बाधा के वो सीडलिंग जो है अच्छे से ग्रो होगा। इसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ सीड्स एज मेजर्ड बाय साइज, एज, सीडलिंग विगर और जर्मिनेशन परसेंटेज। तो सीड की क्वालिटी हम कैसे मेजर करेंगे कि उसका साइज अच्छा होना चाहिए, उसका सही शेप में होना चाहिए, एज उसकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई साल पुरानी हो या बहुत, जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया तुरंत उसको जो है बुआई के लिए आप नहीं अब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वो जो है जर्मिनेशन ठीक से हो नहीं पाएगा। इसलिए एक सही एज की होनी चाहिए सीड। इसके बाद सीडलिंग विगर, जो पौध होती है उसकी पौध भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, 90% से यानी 90% से ऊपर होना चाहिए जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। तो जर्मिनेशन परसेंटेज का भी वीडियो जो है मैंने बनाया है, नहीं अगर बनाया है तो बना दूंगा मैं, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन एंड इमरजेंस। तो ये सभी जो फैक्टर, ये सभी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती है जर्मिनेशन को और उसके जो है इमरजेंस को, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है, इमरजेंस क्या है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। तो इन दोनों को जो है ये सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए ये सारी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए सॉइल फिजिकल, देखिए कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि सॉइल फिजिकल कंडीशंस। अब इसमें सॉइल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छा नहीं है तो जर्मिनेशन हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी, अगर मान लीजिए कि जर्मिनेशन हो गया, इमरजेंस हो गया, अब ग्रोथ होगी उसकी प्लांट की, लेकिन ये कंडीशन अगर सही नहीं रहेगी तो ये तीनों प्रभावित होंगे, न उसकी ग्रोथ ठीक से हो पाएगा, न डेवलपमेंट हो पाएगा, और कभी कभी तो जर्मिनेशन और इमरजेंस भी ठीक से हो नहीं पाएगा। तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अच्छी, यानी कि क्रम्बी टाइप का होना चाहिए उसका नेचर, क्रम्बी नेचर होता है सॉइल का। स्ट्रक्चर आप जब पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे किस्म की संरचनाएं होती हैं, तो उसमें जो क्रम्बी संरचना है वो बेस्ट मानी जाती है सॉइल क्रॉप के लिए, ठीक है। तो सॉइल फिजिकल और टेक्सचर उसका अच्छा होना चाहिए, कड़ाकार अच्छा होना चाहिए। सैंड सिल्ट क्ले जो होते हैं उसका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, अनुपात सही होना चाहिए। केमिकल में जो है EC उसका सही होना चाहिए, pH सही होना चाहिए उसका, pH हो गया, EC हो गया, सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अल्कलिनिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद बायोलॉजिकल में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में अच्छी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रहेगी तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है मिनरलाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा। ठीक है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी इतना समझिए कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का सीधा सीधा मतलब ये जानिए कि वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी सॉइल हेल्थ के लिए उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रहेगी तो हमारा जो क्रॉप है वो लंबे समय तक अच्छे से सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो सेकेंड जो है, पहला था सीड बेड प्रिपरेशन, दूसरा है सोइंग में रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। तो रिक्वायरमेंट्स ये सारी हैं जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद नंबर थर्ड पे तो जर्मिनेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि सोइंग का समय क्या होना चाहिए। तो सोइंग का समय क्या होना चाहिए इसके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है, देखिए सोइंग वेरी अर्ली इन द सीजन में नॉट बी एडवांटेजियस। अगर सोइंग आप जल्दी कर लेते हैं तो यह जो है लाभ देने वाला नहीं होता है। हालांकि जो है अर्ली सोइंग इन सर्टेन सिचुएशन इंक्रीज द यील्ड। देखिए सभी क्रॉप को जो है अगर आप जल्दी सोइंग करते हैं, मानसून हो या सीजन हो उसके पहले सोइंग करते हैं तो क्या होगा कि वो जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, अच्छे से यील्ड उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अर्ली सोइंग अगर आप कर रहे हैं तो यील्ड इंक्रीज होती है। ठीक है, इसी तरह जो है देखिए अर्ली सोइंग किस में सही होगी, अगर मान लीजिए कि ड्राई लैंड कंडीशन है और अगर आपके पास मॉइस्चर है फील्ड में तो आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं। किसके जैसे ही मानसून आने वाला है, आप पहले ब्रॉडकास्टिंग से सुनेंगे कि मानसून जो है जून में आता है तो आप मई में जो है मानसून आने के 10 दिन 15 दिन पहले आप अर्ली सोइंग कर सकते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप जो है सोइंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो है आप इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे जो है आप वेरी अर्ली सोइंग नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद अगर डिले सोइंग करते हैं तब भी क्या है उसी हिसाब से जो है ये यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी सोइंग करना है टाइम ऑफ सोइंग जो है ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग जो है इंक्रीज यील्ड्स ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट। देखिए जितने भी क्रॉप्स होते हैं सभी का टाइम ऑफ सोइंग दिया रहता है कि ऑप्टिमम क्या टाइम रहेगा उसका। अगर उस टाइम पे कर रहे हैं तो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, उसको उपयुक्त जलवायु मिलती है, पर्यावरण मिलता है। ठीक है, तो इससे जो है वो ग्रोथ अच्छे से उसकी होगी, ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा जिसकी वजह से यील्ड जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ सोइंग ये हो गया। इसके बाद जो है नंबर 4 है डेप्थ ऑफ सोइंग। अगर आप डेप्थ ऑफ सोइंग को भी अगर आप जो है बिना देखे ही सोइंग करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आएगी। कौन कौन सी दिक्कत आएगी जानते हैं भी। अनइवन डेप्थ ऑफ सोइंग रिजल्ट्स अनइवन क्रॉप स्टैंड्स। देखिए अनइवन यानी कि असमान, आप जो है असमान गहराई पे सोइंग करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स भी असमान दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे कि मान लीजिए कि आपने जो है ब्रॉडकास्टिंग कर दिया या गहराई जो है कुछ सीड का जो है 2 सेंटीमीटर पे कर दिया, कुछ का 4 पे, कुछ को जो है 6 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा इन तीनों जब इमरजेंस जब होगा आप देखेंगे सॉइल पे तो किसी का पहले इमरजेंस आ रहा है, किसी का लेट आ रहा है, जो ज़्यादा गहराई में है उसका और लेट हो रहा है इमरजेंस। तो इस हिसाब से जो है इनकी हाइट का जो है जर्मिनेशन का डेट जो है वो भी अलग अलग हो जाएगा, प्लांट हाइट भी इनकी अलग अलग हो जाएगी और इस तरह उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। तो हार्वेस्टिंग का टाइम भी अलग अलग हो जाएगा तो इससे जो है हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत आएगी, साथ में यील्ड पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए प्लांट्स विल बी डिफरेंट साइज एंड एजेस एंड फाइनली हार्वेस्टिंग इज द प्रॉब्लम एज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन मैच्योरिटी। क्या होगा कि जब आप जो है
टाइम डेप्थ ऑफ सोइंग को ठीक नहीं रखेंगे, असमान अगर बना देते हैं, ठीक, समान नहीं मतलब एक समान नहीं रहेगा, असमान रहेगा तो क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी साइज भी कोई 1 मीटर का है तो कोई 80 सेंटीमीटर का है, कोई 50 सेंटीमीटर का है, ऐसे हो जाएगा। साथ में उसकी एज भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा गहराई में है उसमें ज़्यादा दिन लग जाएंगे, तो इस तरह उनकी एज भी अलग अलग हो जाएगी। तो फाइनली क्या होगा कि हार्वेस्टिंग टाइम पे दिक्कत आएगी, इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि जो मेच्योरिटी होगी जब फसल पकेगी तो उनके पकने के टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है एक डेप्थ पे जो है सोइंग करना चाहिए। अलग अलग क्रॉप का अलग अलग डेप्थ ऑफ सोइंग दिया जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि सैलो और डीप सोइंग रिजल्ट्स इन लेजर प्लांट पॉपुलेशन, लेसर प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि अगर आप सैलो यानी कि ऊपर ही सोइंग कर दे रहे हैं या बहुत गहराई में सोइंग करते हैं तो क्या होगा कि प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगा, प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यील्ड भी हमारा जो है कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि जर्मिनेट भी ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको जो है मॉइस्चर अच्छे से मिलना चाहिए, टेम्परेचर अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और होता है जो आगे आपको बताएंगे कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सीड्स। देखिए जो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग है यानी कि जो सही मायने में डेप्थ ऑफ सोइंग होती है वो डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ सीड का कितना साइज है। अगर छोटा सीड है जैसे मस्टर्ड की है, सरसों की है, तो उसको आप 2 से 3 सेंटीमीटर पे सोइंग करेंगे। और अगर मटर का है, चना का है, जो बोल्ड ग्रेन होते हैं, बोल्ड सीड होता है, बड़े सीड होते हैं, तो उनका जो है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पे आप जो है सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। साथ में सीड जब आपके पास सीड कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए मेन फैक्टर कोलेप्टाइल लेंथ का। अगर मान लीजिए कि किसी का कोलेप्टाइल लेंथ जो है बहुत कम है, कोलेप्टाइल लेंथ वो होता है जैसे सीड के बाद जो पहला जो निकलता है, सीड जब पूरी तरह फूल जाता है मॉइस्चर लेके, इसके बाद जर्मिनेशन जब उसका होता है तो जब जर्मिनेशन के बाद जब इमरजेंस होगा तो पहला जो पत्ती जहाँ से निकलती है, पहली पत्ती जहाँ से निकलती है उसका एक लेंथ होता है, उसको कोलेप्टाइल बोलते हैं। तो वो लेंथ अगर किसी का छोटा है तो उसको कम गहराई पे ग्रो करेंगे। अगर वो लेंथ जो है कोलेप्टाइल लेंथ अगर किसी सीड का बहुत ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा गहराई में करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जिसका कोलेप्टाइल लेंथ तो बहुत छोटा है उसको गहराई पे अगर आप जो जर्मिनेट कर रहे हैं, उसको सोइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रॉपर जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा, ठीक से जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा। तो 4 फैक्टर हैं ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग के। चार फैक्टर हैं। पहला साइज ऑफ सीड, दूसरा सीड रिजल्ट, तीसरा कोलेप्टाइल लेंथ और चौथा है सॉइल मॉइस्चर। अगर सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो गहराई में आप सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन ठीक से जल्दी हो नहीं पाएगा, ठीक है, वो अंदर ही दबा रह जाता है। इसलिए सॉइल मॉइस्चर जब अच्छा है तो आप उसको ऊपर ही जो है सोइंग कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पे सोइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉइल मॉइस्चर बहुत कम है तब अगर ऊपर आप सोइंग करेंगे तो क्या होगा, जो सीड होते हैं वो सूख जाएंगे, जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। जर्मिनेशन हो भी जाएगा तो उसकी कुछ दिन तक जो है वो जिंदा रहेगा, बाद में फिर ग्रोथ उसकी प्रभावित हो जाएगी तो उसका प्लांट भी सूख जाएगा, ठीक है ना, उसका पौधा भी सूख जाएगा। इसलिए मॉइस्चर जब बहुत कम रहे तो उसको गहराई पे हम सीड सोइंग करेंगे, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिससे प्रॉपर तरीके से जो है सोइंग हो सके और जर्मिनेशन हो सके, क्योंकि जर्मिनेशन अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें फिर से जो है सोइंग करनी पड़ेगी और इस हिसाब से जो है हमारा डेट फिर अलग अलग चेंज हो जाएगा। 15 दिन 20 दिन अगर देरी हो जाएगी सोइंग में तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, यील्ड कम हो सकता है प्लांट पॉपुलेशन कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये सभी जो हैं सोइंग के फैक्टर्स हैं कि इन सभी को देखने के बाद, समझने के बाद ही हम जो है सोइंग करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं सोइंग करने के, ठीक है। अब इसके बाद जो है मेथड्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग द क्रॉप, कौन कौन से मेथड हैं क्रॉप को जो है लगाने के लिए, या फिर मेथड ऑफ सोइंग भी कर सकते हैं इसको।
पहला है ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि छिड़क करके, ठीक ना, हाथों से जो है छिड़क करके या फिर मशीन द्वारा भी, मशीन नहीं, ब्रॉडकास्टिंग में मशीन का यूज नहीं होता है और टोटली जो है इसको जो है हाथों से छिड़क के जो है सोइंग की जाती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड सीड्स आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर वेल प्रिपेयर्ड लैंड एंड इज कवर्ड बाय प्लांटिंग। तो सीड को जो हम स्प्रेड करके बिखेर के जो है हम एक समान रूप से जो है इसको जो है सोइंग करते हैं। सबसे पहले जो है प्रिपेयर्ड लैंड रहेगा, ठीक है, इसके बाद उसमें जो है इसको यूनिफॉर्मली छिड़क देंगे। बाद में फिर जो है हम प्लोइंग कर सकते हैं या फिर प्लांकिंग कर सकते हैं, आटा लगा के जो है ढक देंगे। तो यह जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आगे देखेंगे। पहला नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अनइवन डेप्थ ऑफ सोइंग, यानी कि जब भी हम सीड को ब्रॉडकास्टिंग करके सोइंग करते हैं तो क्या होता है कि जो डेप्थ है अलग अलग हो जाता है, सीड्स का जो डेप्थ है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर सैलो हो जाता है, एकदम ऊपर हो जाता है, तो मान लीजिए कि मॉइस्चर अच्छा है तो वहाँ पे तो वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन अगर मॉइस्चर अच्छा नहीं तो वहाँ सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे सीड होते हैं जो डेप्थ में चले गए हैं, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा के डेप्थ में हैं तो क्या होंगे कि उनका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर कुछ जो है मीडियम डेप्थ में है तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो नहीं पाता है, उनकी हाइट ठीक से हो नहीं पाती है, तो इसलिए ये इसकी जो है नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है क्या है, इट इज़ द मस्ट प्रोमाइटिव मेथड्स ऑफ सोइंग क्रॉप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत पहले से इसको किया जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। साथ में इसमें क्या है कि सीड भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है ब्रॉडकास्टिंग में। तो सारे जो है फैक्टर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला, द सीड्स फॉल डिफरेंट डेप्थ रिजल्टिंग अनइवन स्टैंड, अलग अलग डेप्थ में जो है सीड्स चले जाएंगे तो उनकी जो हाइट भी अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, एक समान नहीं रहेंगे। दूसरा है, सीड्स फॉलन एट शैलो डेप्थ इमर्ज अर्ली इफ मॉइस्चर अवेलेबल एंड लेटर विद सब्सिक्वेंट रेन्स इफ मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल। तो जो मैंने अभी इसके पहले बताया था वही चीज़ है कि मॉइस्चर अगर रहेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सीड जो है नीचे चले जाएंगे तो जो है ठीक से वो जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीड्स फॉलन डीप इन द सॉइल मे नॉट जर्मिनेट एंड इफ इवन जर्मिनेट में इमर्ज फ्रॉम सॉइल आफ्टर कंसिडरेबल टाइम, यानी कि जो गहरे डेप्थ में चले जाते हैं सीड वो तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ अगर कर भी लेते हैं तो क्या होगा कि उनके इमरजेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कंसिडरेबल टाइम, यानी कि कुछ समय लग जाते हैं उसमें, 5 से 10 दिन जो है समय लग जाते हैं इमरजेंसी में। इफ सीड्स फॉलन 10 सेंटीमीटर डीप देन जर्मिनेशन में नॉट ऑकर, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा अगर 10 सेंटीमीटर से भी गहरा चला गया तो। ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड है ड्रिलिंग में क्या किया जाता है कि फील्ड प्रिपेयर हो गया है, इसके बाद उसको जो सीड ड्रिल से हम जो है सोइंग कर देते हैं या ड्रिल करके हम लाइन सोइंग कर देते हैं, लाइन टू लाइन सोइंग करते हैं। तो लाइन टू लाइन सोइंग करेंगे तो क्या होगा कि सीड जो लगेगा, सीड की क्वांटिटी भी कम लगेगी वहाँ पे, ठीक है। साथ में प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन रहेगा, और प्लांट पॉपुलेशन जब मेंटेन रहता है तो वीड भी कम होते हैं, ठीक है, वीड भी कम होंगे तो इससे जो है हेल्थ अच्छी रहेगी प्लांट की। तो ड्रिलिंग में देखिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ड्रिलिंग द सीड्स इन लाइन्स हैज कम इनटू प्रैक्टिस। क्या है कि जब ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम देखे गए तो क्या हुआ कि इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है ड्रिलिंग मेथड से लाइन सोइंग करने लगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस में आ गया। इसके बाद क्रॉप्स कैन बी सोन इन लाइन्स विद सीड ड्रिल्स, यानी कि क्रॉप को जो हम लाइन सोइंग कर सकते हैं सीड ड्रिल के माध्यम से। साथ में सीड रेट भी इसमें कम रहता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये सब बेसिक्स हैं,
अगर इसको आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो फिर जो है अभी 4 साल तक पढ़ना है तो फिर आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए बेसिक है तो आप लोग जो है ध्यान से इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही तो उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ड्रिलिंग के बाद जो है देखेंगे कि प्लांटिंग कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस मेथड को देखते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि 2 मेथड हो गया इसमें, ब्रॉडकास्टिंग और जो है ड्रिलिंग। इसके बाद जो है प्लांटिंग कैसे करना है, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, और टाइप आप कुछ सोइंग टाइप के सोइंग भी हैं, सोइंग के कुछ जो है टाइप्स भी हैं, जैसे वेट सोइंग क्या है, ड्राई सोइंग क्या है। ये 4 चीज़ें जो है अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट जो है इसके बाद आएगा, और साथ में जो है ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, सीड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी उसी वीडियो में रहेगा। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।